हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई संबंधित वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। जो कैंडिडेट 2020 में बिहार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो जो कैंडिडेट 2020 में अभी एग्जाम देने वाले हैं बिहार आईटीआई के लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और लास्ट में खत्म होने के बाद वीडियो को आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन किया गया है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था किस राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ पे राज्य सरकार के नाम बताए गए हैं, जैसे कि पंजाब सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपको कालिदास सम्मान प्रारंभ हुआ था ये आपको एमपी राज्य के द्वारा शुरू हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा इस सम्मान को शुरू किया गया था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि तानसेन पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया था या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद से आपको याद रखना है कि जो तानसेन पुरस्कार है ये भी आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई थी, और जो आपको तानसेन पुरस्कार है ये आपको संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और याद कर लिए। तो ऐसे ही करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन किया गया है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि आपको गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया है पाणिनि, आलार कला, या फिर कपिल, या फिर पतंजलि। यहाँ से एक बात ध्यान और देंगे कि यहाँ पे देखिए पूछा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जब भी आपको पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन था तो फिर यहाँ से आपको अलार्म कलाम पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको दूसरा पूछा जाता है तो फिर यहाँ से आपको रुद्र कलाम पर क्लिक करना होगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पे नहीं दिया गया पहला या फिर दूसरा, तो फिर आपको यहाँ से ऑप्शन के अनुसार इसको रंगना होता है। जब भी आपको दूसरा दे देगा तो फिर आपको रुद्र कलाम पर क्लिक करना होगा। जब भी आपको पहला देता है तो फिर यहाँ से अलार्म कलाम पर क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को नेक्स्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। बिल्कुल ये बात सही है, किसी भी नहीं कहा हो, लेकिन यहाँ से आपको बताना है किसने ये बात कही है। यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मेंशन किया गया, मेगा स्नीज, फयान हिंसान, या फिर इत्संग। किसने आपको बोला था, यही सब आपको बताना है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका राइट आंसर शेयर करेंगे। किसने कहा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये बोला था आपको हैंडसॉन्ग ने। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। हैंडसॉन्ग के बारे में हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं कि हैंडसॉन्ग कौन था। ये आपको एक चीनी लेखक था जो कि आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो बिल्कुल आप इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखिए। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको हैंडसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध आपको शरीर की उत्तेजना से है। तो इसका आपको बताना है सभी कैंडिडेट का राइट आंसर। तो फटाफट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अधिवृक्क ग्रंथि। यानी कि जो हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसका संबंध हमारे शारीरिक उत्तेजना से होती है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बताना है किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। परिसर उसे हम लोग बोलते हैं जहाँ पर आपको होती है कोई खेल, जैसे कि क्रिकेट आपको मैदान में खेला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपको जो पिच होती है उस पर खेला जाता है, या फिर ऐसे करके आपको परिसर बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे खेला जाता है।
किसके हम लोग परिसर को वो डायमंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए खेल का और आपको बताना है किसके परिसर को हम लोग डायमंड बोलते हैं। तो जैसे हम देखिए मेंशन किया गया है हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेसबॉल। जो आपको बेसबॉल खेला जाता है इसके हम लोग परिसर को डायमंड बोलते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि आपको कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में आपको टोटल एक टीम में आपको 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपको अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आपको यहाँ पे अमेरिका का मनोरंजन खेल भी बोला जाता है या फिर आपको राष्ट्रीय खेल इसी को माना जाता है बेसबॉल को। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? यानी कि यहाँ से आपको बताना है कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो यहाँ से फर्स्ट सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करेंगे। यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं कटक, रायपुर, कोलकाता या फिर जमशेदपुर। तो जो आपको कीनक स्टेडियम है ये आपको जमशेदपुर में स्थित है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट इसका आंसर शेयर करें कि किस खेल में आपको हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्रिकेट में आपको हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है जब भी आपको 3 बॉल पर 3 विकेट लिए जाएंगे तो यहाँ से आपको हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है। जो कैंडिडेट क्रिकेट खेलते होंगे और जो भी देखते हों उनको मालूम होगा। हॉकी में भी आपको हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है और फुटबॉल में होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन टेनिस में आपको हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? यानी कि जो यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम लिखा गया है इसमें जी का क्या अर्थ होता है यही आपको बताना है। तो यहाँ से आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको 2G लिखा जाता है इसका जी का मतलब होता है आपको जनरेशन। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे भी भारत में 5G लॉन्च शायद हो गया है, इसके बराबर वाला जी यानी कि जो होता है 4G 3G या फिर जो भी 2G, ये आपको जी का मतलब होता है जनरेशन। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है EVM इनको कहते हैं। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि EVM किनको कहते हैं। यहाँ से आपको फुल फॉर्म या फिर कह सकते हैं किनको कहते हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन मेंशन किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन या फिर उनमें में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आपको इलेक्शन में काम आते हैं, जो आपको मशीन होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं EVM या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश की जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आपको हल करना होगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। यानी कि यहाँ से देखिए आपको बताया गया इनमें से आपको कौन सुमिलित नहीं है, कौन यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है, उसको आपको बताना होगा। तो जो कैंडिडेट इसको अगर नहीं ध्यान से समझेंगे उनको यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन मेंशन किया गया है शहीद दिवस, और यहाँ देखिए इसके राइट साइड में मेंशन किया गया 30 जनवरी। तो क्या 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है? तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया राष्ट्रीय प्रतिक्षण दिवस, इसको क्या 16 मार्च को मनाया जाता है। तो यह अगर आपको ये सब याद नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको याद करते रहिए, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और लास्ट में जो आपको मेंशन किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कौन से यहाँ पे जो मिलान है वो सही नहीं है। तो यहाँ से डी सही नहीं है, इसलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से देखना होता है और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भारतीय जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनको किनके लिए यहाँ पे
किसके रूप में यहाँ से विज्ञान दिवस मनाया जाता है? यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, रमन इफेक्ट पर क्लिक कर देना होगा उस समय जब आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? यानी कि वो कौन सा व्यक्ति है जो कि आपको भारत रत्न दिया गया था खेल के क्षेत्र में, यानी कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और उनको यहाँ पे भारत रत्न दिया गया होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक पहले व्यक्ति थे जो कि आपको स्पोर्ट खेल से, या फिर कह सकते हैं कि आपको खेल से संबंधित ऐसे व्यक्ति थे जिनको यहाँ पहली बार आपको भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है। सो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं जो काइंड थोड़ा भी यहाँ से इसको पढ़े होंगे। यहाँ मेंशन किया है खेल कूद में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपको जो खेल में अच्छा करता है 3 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाता है। 3 साल में जो खिलाड़ी ने अच्छा किया होगा, इसमें आपको खेल का नाम नहीं होता मेंशन किया गया होता कि इस खेल में आपको खेल से संबंधित किसी भी खेल में यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट जो खिलाड़ी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन किया रहता है उसको यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो अर्जुन पुरस्कार आपको शुरुआत हुई थी 1961 से, उसी समय इसको आरंभ किया गया था। इससे क्वेश्चन एक और बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार में आपको कितनी राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार में आपको यहाँ पे एक मूर्ति दी जाती है जो कि यहाँ से आपको अर्जुन की बनी होती है, साथ में आपको यहाँ पे राशि दी जाती है जिसमें आपको 5 लाख रुपये दिए जाते थे। हालांकि यहाँ पे करंट में आपको जब भी पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो यहाँ से आपको 7.5 लाख रुपया बताना होगा। क्यों 7.5 लाख रुपया बताना होगा? क्योंकि अभी हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया है पेमेंट को। ठीक है, जो आपको अर्जुन पुरस्कार में आपको 5 लाख रुपये दिए जाते थे अब इसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो बिल्कुल अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में आपको इस पुरस्कार की राशि को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो मिलान है जो कि यहाँ से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर आप इसको पढ़े होंगे पुरस्कार से संबंधित तो बिल्कुल आप इसको ईजी से बता सकते हैं। कलिंग पुरस्कार को देखते हैं तो कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान की लोकप्रियता में दी जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड हमें देखिए मेंशन किया गया है डेविड होकेन पुरस्कार, ये भी आपको साहित्य क्षेत्र में दी जाती है। और जो आपको बोरलॉग पुरस्कार है ये भी आपको कृषि के विभाग में दी जाती है। ठीक है, और जहाँ पर देखिए जो लास्ट है या फिर डी ऑप्शन बोल सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार, ये आपको धर्म के प्रगति में नहीं दी जाती है। तो फिर ये किस में दी जाती है? तो ये आपको पत्रकारिता में दी जाती है पुलित्जर पुरस्कार। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे सम्मिलित डी ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बताना है किस क्रिकेटर ने ये लिखा था टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक। यहाँ से आप सभी का आंसर शेयर करेंगे। जो युवराज सिंह है जो कि यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है अपने छक्के मारने के लिए, इन्होंने वर्ल्ड कप में 6 गेंद पर 6 छक्के मारे थे आपको इंग्लैंड के विरोध। इन्होंने ही आपको टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। राजेंद्र प्रसाद से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक याद रखना है कि जो आपको राजेंद्र प्रसाद थे सबसे लंबे समय तक आपको राष्ट्रपति बने रहे थे। जब भी आपको पूछा जाता है कि सबसे लंबे काल तक कौन से राष्ट्रपति बने रहे थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ में आपको 2 बार लगातार बने रहे। साथ में आपको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से थे। तो ये आपको बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से
थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 16 ही क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी आपको बताना है कि 16 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। मुझे मालूम चल रहा है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। अगर आप 16 में 12 या 14 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मान कर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप 10 से यहाँ पर अगर 16 क्वेश्चन में 10 से क्वेश्चन का 10 से कम आपका स्कोर होता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। तो सभी कैंडिडेट यहाँ से आप अपना स्कोर शेयर जरूर नीचे कमेंट में कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।